हाँ जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में बहुत कुछ है आपको बताने को, तो जुड़े रहना इस पूरी वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि डेजर्ट वाइपर और मुंबई इंडियंस अमारात का जो है वो फाइनल हुआ था रात, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम के बारे में बात होगी कि पाकिस्तान टीम की वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है वर्ल्ड कप के लिए। तीसरी जो बात होगी वो होगी एशेस की, जो कि आज एशेस हुई है, सेकंड डे था और बड़ा मज़ा हुआ है उसमें, वो मैं कवर करूँगा पूरा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेजर्ट वाइपर और मुंबई इंडियंस, जो कि अंबानी की टीम थी, इंडियन फ्रेंचाइज, तो उनका जो है फाइनल हुआ है। ऐसे लग रहा था जैसे पीएसएल वर्सेस आईपीएल हो रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस पूरी की पूरी आईपीएल वाली वाइब्स दे रही थी। सिर्फ इंडियन प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि वो इंडियंस प्लेयर्स सिर्फ आईपीएल खेलते, आईपीएल के अलावा और कोई लीग नहीं खेलते। ये आईएल टी20 थी। और इधर जो डेजर्ट वाइपर में पूरे के पूरे प्लेयर थे वो थे पाकिस्तानी, इसमें जिसमें फ़खर जमान भी था और हसन नवाज़ भी था और उस्मान तारिक और नसीम शाह भी थे। तो हम जी कवर करते हैं। सबसे पहले तो डेजर्ट वाइपर, हमारी टीम जिसमें हमारे पाकिस्तानी थे, वो जीत चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से जीती है। डोमिनेंट होके जीती है, ये नहीं कि मर मर के जीते लास्ट ओवर में, नहीं भाई, 40 रन से जीते हैं। और उन्होंने डेजर्ट वाइपर ने 182 रन्स बनाए पहले बैटिंग करते हुए, और शानदार जो है वो बैटिंग की इन्होंने। सबसे जो अहम बैटिंग की है, बेहतरीन बैटिंग की है, वो की है इनके कप्तान सैम करन ने जो है वो 74 रन्स लगाए हैं 51 बॉल्स पे। आप समझ सकते हैं, वो आपको बताता चलूं कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है सैम करन। मतलब उसका जो मेन गोल है वो बॉलिंग है, बैटिंग ऐसे ही कर कर लेता है पार्ट टाइम, वैसे वो मेन जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो है वो बेहतरीन जो है वो बैटिंग की, जिसकी वजह से इनका टोटल 182 पहुंचा। और इसकी बिना पे सैम करन को जो है वो मैन ऑफ दी मैच भी दिया गया और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला। वेल डिजर्विंग था, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस थी। और छोटा बच्चा है, इंग्लैंड का है, लेकिन अपनी टीम को एज अ फ्रंट लेके चला और टीम को जिता दिया आखिरकार। तो सबसे पहले हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं कि पाकिस्तानियों की क्या परफॉर्मेंस रही है इस टीम में। तो आज फाइनल में फ़खर जमान ने वही थर्ड क्लास इनिंग खेली, 15 गेंदों में 20 रन बनाए। उम्मीदें थी बहुत, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए, तो मज़ा नहीं आया। उसके बाद जेसन रॉय इसके साथ ओपनर था। मेरा फेवरेट प्लेयर है जेसन रॉय। उसको पता नहीं क्यों इंग्लैंड टीम से ड्रॉप किया जाता है, लेकिन जिस तरह का वो प्लेयर है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जगह जो है वो नहीं बनती इंग्लैंड स्क्वाड में। इंग्लैंड वाले उसको निकाल दे। खैर, रात भी उससे बहुत उम्मीदें थी, प्लेयर भी अच्छा है, लेकिन वो भी नहीं चला, तो दोनों ओपनर हो गए फेल। लेकिन सैम करन की इस बैटिंग ने जो है वो 182 बनाया, और उसके साथ एक और भी बंदा खड़ा था, उसने भी 42 बनाए। लेकिन जो मेन बारी थी वो सैम करन खेल गया, जिसकी वजह से टारगेट इतना बन गया। तो उसके बाद जी आती है उनकी बारी, मुंबई इंडियंस वालों की। तो जब उनकी बारी आई तो हमारे बॉलर्स ने जो है वो बड़ी बॉल अच्छी बॉलिंग की है, स्पेशली नसीम शाह और उस्मान तारिक थे ये हमारे, ये दोनों बॉलर, दोनों ने कमाल बॉलिंग की है। टी20 में ओडीआई से बेहतरीन बॉलिंग करा रहे थे ये दोनों बॉलर। वही नसीम शाह जिसको मैंने जो है वो ट्रोल करता था और करता भी रहूँगा जब तक उसकी परफॉर्मेंस बुरी होगी, लेकिन आज उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो सीधी बात है, अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले की तारीफ होगी। यहाँ पे ये चैनल ही इस तरह है, इफ़ यू परफॉर्म वेल आपकी फिर तारीफ होगी। तो नसीम शाह ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, आज उसकी तारीफ होगी। सबसे पहले तो बात करते हैं उनकी जो स्टार्ट हुई, वो बहुत अच्छी स्टार्ट हुई, जिससे लग रहा था 182 वो आसानी से चेस कर जाएंगे। मोहम्मद शहजाद जो कि यूएई का प्लेयर है, उसने बड़ा दौड़ डाला, 13 बॉलों में उसने कोई 26-24 रन्स मार दिए स्टार्टिंग में। लेकिन फिर उसके बाद वो आउट हो गया, और उसके बाद जो मेन बॉलर आया हमारा नसीम शाह, उसने मेन विकेट लिए। विकेट किसके लिए? एंड्रे फ्लेचर, जो कि वेस्ट इंडीज़ का मोस्ट डेंजरस प्लेयर है। टी20 में वो धमाकेदार बैट्समैन है, उसको आउट किया, इंपॉर्टेंट विकेट ली। नसीम शाह की मैं बॉलिंग फिगर्स आपको बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। वो नसीम शाह है जिसकी बॉलिंग नहीं हो रही थी, अब जो है वो स्टार बना हुआ है। इसने जो है वो 4 ओवर करवाए हैं। 4 ओवर में पता है कितने रन्स खाए? सिर्फ और सिर्फ 18 रन्स खाए 4 ओवर में। टी20 में फाइनल में 182 का टारगेट है, रिक्वायर्ड 109 से ऊपर है, 10 से ऊपर है। बंदे की अब बॉलिंग चेक करें, 18 रन्स खाएं। तो ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है, जिस पे हम रोते हैं पाकिस्तानी के कब हमारे बॉलर्स मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे। तो ये है मैच विनिंग परफॉर्मेंस, इसी को कहते हैं बॉलिंग। इसके लिए हम रो रहे हैं भाई, यही बॉलर हमें चाहिए, यही परफॉर्मेंस टीम में चाहिए। फिर नसीम शाह को डालो आप टीम में, अगर उसकी परफॉर्मेंस है तो। उसके अलावा 4 ओवर में
जो है वो 18 रन खाने के बाद 3 विकेट्स भी लिए, और 3 जो विकेट्स लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए हैं, सिर्फ विकेट नहीं कि बॉलरों की विकेट ली, इंपॉर्टेंट विकेट। सबसे पहले इसने ली एंटर फ्लेचर, मोस्ट डेंजरस प्लेयर। दूसरी जो उसने विकेट ली है वो ली है टॉम बेंटन, जो कि इंग्लैंड का डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है। टॉम बेंटन का आपका पता होगा, पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी में खेलता है और कमाल की बैटिंग करता है, और वो भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। उसको भी नसीम शाह ने आउट किया। फिर उसके बाद कायरन पोलार्ड, कौन नहीं जानता कायरन पोलार्ड को भाई, द मैन, द लेजेंड, पावरफुल हिटर है, लेकिन उसकी हिटिंग की ढकियां उड़ा के रखती थी नसीम शाह ने। नसीम शाह ने 2 ओवर उसको करवाए और एक बाउंड्री भी पोलार्ड ने नहीं मारी, और पोलार्ड आके लड़ रहा है। तीसरा ओवर था जब नसीम शाह अपना तीसरा ओवर करवा रहा था, तो तीसरे ओवर की लास्ट गेंद पे जो है वो उसको बेट किया पोलार्ड को। तो पोलार्ड से एक बाउंड्री, पूरे पूरे ओवर में उसमें बाउंड्री नहीं लगी, रिक्वायर्ड रन रेट हाई जाता हुआ जा रहा था। तो पोलार्ड ने वही हरकत कर दी जो कि करता है, उसका बिहेवियर हमेशा से ख़राब रहता है। खाम खा आके नसीम शाह से लड़ने लगा। नसीम शाह ऊपर से स्माइलिंग कर रहा था, स्माइलें दे रहा था कि यार क्या हुआ है इसको। पोलार्ड फिर भी वही अपना जो है वो उससे लड़ने लग रहा था, ये वो एम्पायर बीच में आ गया। लेकिन पोलार्ड की वही हरकतें अभी तक, परफॉर्मेंस अभी ज़ीरो है जनाब की, लेकिन एटीट्यूड वही है। वही आईपीएल में कोच बना फिरता है मुंबई इंडियंस का, आज जो है वो यहाँ पे प्लेयर बना हुआ था। तो पाकिस्तानियों ने दिखा दिया कि आप चाहे कुछ भी हो, हमारी बॉलिंग के सामने आपको जलील ही होते रहेंगे। तो नसीम शाह ने उसको बहुत अच्छा किया, आउट भी नसीम शाह ने किया चौथे ओवर में जब आया। मैंने कहा अब तो बड़ा मज़ा होगा कि जो है वो पोलार्ड लड़ा था इससे लास्ट गेंद पे, अब जो है वो ओवर पे आया है तो पोलार्ड इसको छक्के मारेगा या कुछ तो होगा। लेकिन भाई पहली बॉल पे आउट करके फेंक दिया, चलो जाओ। और उसके बाद नसीम शाह ने कोई इतनी हुटिंग भी नहीं की। तो ये होती है एक मतलब पॉजिटिविटी। मेरे ख्याल से हुटिंग तो करनी चाहिए जैसे पोलार्ड के करतूत थे, लेकिन नहीं की। हमें चाहिए परफॉर्मेंस, हुटिंग करो ना करो, परफॉर्मेंस दी है नसीम शाह ने, हमारा दिल खुश हुआ है। इंडिया की टीम को हराया है हमने, हमारी टीम जीत चुकी है। तो उसके अलावा जो बॉलर था उसका मैं नाम नहीं भूलूंगा और आप भी नहीं बोलेंगे, वो है उस्मान तारिक। नया बंदा, पाकिस्तान का नया स्पिनर है। परफॉर्मेंस ऐसी है कि हमारे टॉप क्लास स्पिनर्स भी उसके करीब भी ना हो। उस्मान तारिक का एक्शन पे जिस तरह बात होती थी कि उस्मान तारिक का एक्शन सही नहीं है, वो भी आईसीसी में रिपोर्ट हुआ है 2 बार, लेकिन 2 बार होने के बाद वो चेक होके करेक्ट हुआ है, मतलब कि उसका एक्शन सही है। अब कोई भी उसको ये नहीं कह सकता कि आपका एक्शन का मसला है, क्योंकि आईसीसी ने वो सही किया है। तो उसने जो बॉलिंग की है, उसने भी 4 ओवरों में 20 रन खाए, एक ने 18 एक ने 20। ये है पाकिस्तानियों की बॉलिंग। इम्पैक्ट जो डाला है बॉलिंग में, वो हमारे बॉलर्स ने ही डाला है। नसीम शाह के 4 ओवरों में 18 रन, इसके 4 ओवरों में 20 रन। नसीम शाह ने 3 विकेटें ली, इसने भी 2 विकेटें ली। तो ये होती है इम्पैक्टफुल बॉलिंग। अगर ये ऐसी एक भी बॉलिंग हमारी टीम में चल जाए तो हमारी टीम इजीली जीत जाएगी, क्योंकि हमारा जो मेन पाकिस्तानी का एक वो है ना स्ट्रॉन्ग जोन, वो है बॉलिंग यूनिट हमारी। बैटिंग तो हमारी चल गई तो ठीक है, लेकिन एक जो होता है एक टीम की शनाख्त, जो कि फ्रंट पेज होता है, वो होती है बॉलिंग। हमारी टीम की तो बॉलिंग है, वैसे इंडियन की बैटिंग ही है। तो ये थी डिजर्ट वाइपर, इजीली जीत चुके हैं। और इसमें जो बैटिंग में हमने जो है हसन नवाज आया नहीं था, और फ़खर ने तो बैटिंग बुरी की, लेकिन बॉलिंग हमारी ने जिताया है, जिस तरह से इन 2 बंदों ने जो है वो बॉलिंग की है। तो पोलार्ड साहब जो है वो लास्ट में कह रहे थे कि हम 20 रन जो है वो ज़्यादा बना गए थे, और 182 जो है वो चेसएबल मुश्किल था, और 160 होता तो चेसएबल था भाई, चेसएबल 182 भी था। आप जो है वो एक गलत डिसीजन पे आगे आ गए थे। इन्होंने क्या किया था कि रोमारियो शेफर्ड, जो कि एक अच्छा प्लेयर है, उसको पीछे करके ये खुद आ गया था, और खुद इससे शॉटें भी नहीं लग रही थी, क्योंकि एज हो गई है। ज़ाहिर बात है, एक एक तरफ आप जाके कोच बने फिरते हो, दूसरी तरफ आप एज अ प्लेयर खेलोगे, एज डिफरेंस तो है ना। तो वही इसको समझ नहीं आया, इसने जो है वो वही किया कि खुद आ गया रोमारियो शेफर्ड को पीछे छोड़ के। तो रोमारियो जब आखिर में आया तो उसके साथ बॉलर खड़े थे, रिक्वायर्ड रन रेट भी बहुत अप था, तो वो कुछ कर नहीं पाया। अगर शेफर्ड को ये आगे भेज देता, जो कि भेजना चाहिए था, कोई भी कैप्टन हो उसका यही काम होता है कि अपने मेन प्लेयर्स को जो है वो भेजे, ये खुद आ गया पोलार्ड। तो वहाँ से मैच जो है वो बिल्कुल इनके हाथ से निकल गया। ये पोलार्ड साहब जो है वो टेस्ट की इनिंग खेल रहे थे, 25 में 25, शायद इसने 26 में 25 इतना स्कोर किया है। तो ये मैच तो हो गया। अब करते हैं पाकिस्तान की टीम की बात, जो कि वर्ल्ड कप में जाएगी। तो उसमें क्या जो है वो पॉजिटिविटी स्ट्रॉन्गनेस होगी, क्या वीकनेस होगी, तो उसकी हम बात करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग जोन क्या है इस वर्ल्ड कप में, जो कि खेला जाएगा 26 में। हमारी जो मैचेस होंगी श्रीलंका में, हमारी टीम की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो है बॉलिंग यूनिट हमारा। स्पेशली जो मेन रोल अदा करेंगे वो होंगे स्पिनर्स। अब स्पिनर्स में हमारे पास इब्रार अहमद है, उसको अल्लाह करे उठाएं, ये उसको उठाना भी चाहिए क्योंकि शादाब काम ख़राब कर देगा। इब्रार अहमद को उठाएंगे, नवाज़ उधर से अच्छा स्पिनर है, और साइम अयूब जिस तरह की बॉलिंग करवा रहा है आजकल, वो आके जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उसकी अच्छी बॉलिंग है, और एशिया कप में भी जो है वो उसी ने ही इंडिया को जो है वो बैकफुट पे रखा हुआ था। तो ये तीन स्पिनर्स, और अगर उस्मान तारिक को भी डाल लेते हैं तो भाई क्या ही बात होगी। उस्मान तारिक की जिस तरह से परफॉर्मेंस है उसकी जगह बनती है। उस्मान तारिक इंडियन से भाई रीड ही नहीं होगा, ये मुझसे लिखवा के ले लो। अगर उस्मान तारिक हमारी इस टीम में आ जाता है तो एक मैजिकल स्पिनर होगा और इंडियन से रीड नहीं होगा, जिस तरह से हमारा मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद इनसे रीड नहीं होता। अगर आ गया शादाब खान, फिर तो हम मर गए। फिर वर्ल्ड कप आप भूल ही जाओ, ऐसे जलील होगी कि आप कि आपसे दिमागों से ही जो है वो वर्ल्ड कप निकलेगा नहीं, जिस तरह से हम 2024 में जलील हुए थे शादाब खान साहब की वजह से और बाकी प्लेयर्स की वजह से। तो बॉलिंग यूनिट तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नसीम शाह को मैं भूल गया, नसीम शाह की जिस तरह से परफॉर्मेंस है वो भी आएगा, तो उसकी बॉलिंग देखो, फास्ट बॉलिंग लाइनअप में उसका एक अहम किरदार होगा इस वर्ल्ड कप में, आप देख लेना। श्रीलंकन पिचेस पे वो वैसे भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आपको याद होगा कि जो वर्ल्ड कप एशिया कप हुआ था पिछला, उसमें कोहली को हैरान कर दिया था इन्हीं श्रीलंकन पिचेस पे नसीम शाह ने। तो नसीम शाह बॉलिंग अच्छी करेगा, अब उसका फॉर्म भी वापस आ गई है। उम्मीद यही है कि वो इस फॉर्म को कंटिन्यू रखेगा और अपनी बॉलिंग से जो है वो कुछ करके दिखाएगा। वैसे तो पिछले सालों से वो बैटिंग में ही लगा रहता है, लेकिन हमारा अभी जो है वो एम यही है कि वो बॉलिंग से करे, क्योंकि वो है बॉलर, उसका काम ही बॉलिंग करना है। उसके अलावा आप एक बॉलर को नहीं भूल सकते, एक ऑलराउंडर है हमारे पास, फ़हीम अशरफ। बेस्ट, अपने लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है वो। बीपीएल जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है उसमें जो है वो मोस्ट विकेट टेकर है। 3 मैचेस खेल के 11 विकेट्स ले चुका है फ़हीम अशरफ अपनी बॉलिंग से, और एक मैच में तो उसने 5 विकेट्स ली थी। तो ये परफॉर्मेंस है उसकी, और एशिया कप में भी इंडिया को जलील करके रखा था इसने। अभिषेक शर्मा बहुत प्लेयर बना फिर रहा था, उसको पहले ही ओवर में अपने फाइनल में जो है वो दूसरा ओवर था, फ़हीम अशरफ का पहला ओवर था अपना, उसमें आके जो है वो अभिषेक शर्मा को आउट करके रख दिया। वो अभिषेक शर्मा जो कि संभाला नहीं जाता, इतनी तेज खेलता है, उसको आउट करके रख दिया। उसके बाद कप्तान को जो है वो शायद शाहीन ने आउट किया था, बाकी एक दो गिल को जो है वो इसने फ़हीम अशरफ ने आउट किया और अच्छी शूटिंग भी की थी। तो ये भी अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है। और शाहीन अगर तो फिट है, अगर वो फिट हो गया तो वो भी कम नहीं है बॉलिंग में, और अच्छा बॉलर है। फर्स्ट ओवर में तो हमेशा से वो इम्पैक्टफुल रहा है। तो ये है पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट। अब बॉलिंग यूनिट ने हमेशा इंडिया को बैकफुट पे रखा है, हमारी बॉलिंग यूनिट ने। और अगर आपको याद नहीं कि 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमारे बॉलर्स ने 100% इंडिया को हरा दिया था। ये हमारे बैट्समैनों के कारनामे हैं जिसकी वजह से वो मैच हम हारे थे। आपको याद होगा कि 120 रन्स इन्होंने किए थे इंडिया वालों ने हमारी बॉलिंग यूनिट के खिलाफ टी20 में। 120 रन्स करने के बाद हम हमारे बैट्समैन से वो चेस नहीं हुए थे। तो ये बैट्समैनों की नालायकी है जिसकी वजह से हम हारे थे वो मैच। वरना भाई 120 रन्स क्या है, इतने बड़े हमारे पास प्लेयर थे। बाबर साहब जो है वो वैसे तो एंकर करते रहते, उस दिन एंकर इनिंग की ज़रूरत थी। 120 पे आपने कोई हिटिंग थोड़ी करनी होती, एंकर इनिंग करनी होती है, रन आउट बॉल जाना होता है। वो जब बाबर आजम को ऑन दी डे एंकर करनी थी वहाँ पे हुई नहीं। वैसे वो एंकर के प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर हैं एंकर के जनाब? जब दिन होता है एंकरिंग करने का तब आप जो है वो आपसे होता ही नहीं है। रिजवान ने उस वक्त एंकरिंग की थी और पूरी कौम हमारी उसको गालियां देती कि वो स्लो खेला था। भाई अकल के, समझ जाओ अकल के। तो उस वक्त वही ज़रूरत थी जो रिजवान कर रहा था, उसके साथ कोई साथ देने वाला था ही नहीं। वो जब आउट हुआ तो हमारे हिटर्स का काम था, हिटर्स जो कि इफ्तिकार अहमद इतना वर्ल्ड क्लास का हिटर बना फिरता है, शादाब खान, इमाद वसीम उसमें था, उनका काम था कि थोड़ा एक्सेलरेट करके आराम से मैच जीत जाते। उन्होंने भी एंकरिंग करना शुरू कर दी, एंकरिंग करके भी आउट भी होके जा रहे थे। फुल टॉस से दे रहा था बुमराह आपके इफ्तिकार अहमद हार्ड हिटर को, उनसे लग नहीं रही थी। शादाब खान जो है वो बीट हो रहा था, इमाद वसीम पूरा ओवर बीट हुआ था अक्षर पटेल से, स्पिनर है उनका अक्षर पटेल, खेल नहीं पा रहा था, टच ही नहीं कर पा रहा था। ये आपके प्लेयर्स जो हैं वो फिर टीवी शो पे आके बैठते हैं कि
इसको ये नहीं आता, इसको खुद को जो है वो जब मैच जितानी होती तो जिता नहीं पाते। तो ये और उसके अलावा भी एशिया कप में भी हमारे बॉलर्स ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 147 का टारगेट हमने दिया, उसके बावजूद हमारे बॉलर्स ने जो है वो अच्छी बॉलिंग करके आपके स्टार्टिंग में 2-3 विकेट्स गिराई थी। लेकिन फिर हारिस रऊफ़ को निकाल के, मैं उसकी तारीफ कभी नहीं करूँगा, हारिस रऊफ़ ही है कि जो मेन जिसकी वजह से हम फाइनल हारे थे, वरना तो हमारे बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। शाहीन ने अच्छी दी थी, इब्रार अहमद ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फ़हीम ने तो बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। तो अब भी बॉलिंग हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग की अब मैं बात करूँ तो वो इस वक्त वीक है भाई, बहुत ज़्यादा वीक है। अब उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो आप देखें साहिबजादा फरहान, चलो उसको मैं एक एज अ गुड पॉइंट कंसीडर करूँगा। वो अच्छा बैट्समैन है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के हिसाब से, जिस तरह उसकी बैटिंग चल रही। हाँ ये है कि वो थोड़ा सा अगर रनिंग बिटवीन दी विकेट्स काम कर ले, ज़्यादा डॉट्स बॉल ना खेले, बाउंड्रीज लगाता है लेकिन उसके खिलाफ डॉट भी करता है, लेकिन एज अ मैं जब उसको अच्छा प्लेयर कंसीडर करूँगा। उसके साथ जो ओपनर आएगा, या फ़ही या अपना सैम अयूब आएगा या फ़खर जमान आएगा, हमें ये ही क्लियर नहीं है। ये हमारी बैटिंग लाइनअप है कि हमें क्लियर ही नहीं है कि ओपनर कौन आएगा फरहान के साथ। अगर तो सैम अयूब आता है तो सैम अयूब वैसे तो अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसकी पिछले 1-2 साल से फॉर्म ही बुरी चल रही है। अभी भी जो है वो बीपीएल में वो बॉलिंग में तो अच्छा कर रहा है, लेकिन बैटिंग उससे हो नहीं रही। तो सैम अयूब भी जो है वो एक अच्छी फॉर्म में नहीं है, और फ़खर तो पता नहीं कब से जो है वो बुरी फॉर्म में चल रहा है। अगर फ़खर ओपनर आया तो, फ़खर आता है तो वो भी थर्ड क्लास फॉर्म में चल रहा है। और बाबर बाबर आजम को हमने एशिया कप में इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसके स्ट्राइक रेट का मसला था और वो सही नहीं खेल रहा था। उसके बाद एशिया कप हारने के बाद बाबर को डाल दिया, बाबर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, फिर भी डाल दिया। बाबर और स्लो हो गया है अब बाबर और स्लो हो गया है बीबीएल में जाके, और उसने स्लो इनिंग स्टार्ट कर दी है। अब फिर से हम उसको डाल रहे हैं। आपका एक माइंडसेट ही नहीं है बैटिंग में। आप कभी कहते हो कि हम जो है उसको निकालना है स्ट्राइक रेट की वजह से, वो टी20 का प्लेयर नहीं है, फिर महीने के बाद वो टी20 का प्लेयर हो जाता है। ये आपकी बैटिंग यूनिट और आपकी मैनेजमेंट के जो है काम है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर हमें पता ही नहीं है कि हमें शायद हसन नवाज आएगा या उस्मान खान आएगा या कोई और आएगा या शादाब खान साहब जो है वो आ जाएंगे, तो कुछ पता नहीं है मिडिल ऑर्डर का। पीछे कौन खेलेगा? नवाज़ और फ़हीम ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ पता नहीं कि कौन होगा कौन नहीं होगा। बैटिंग यूनिट आपकी पूरी डिस्ट्रॉयबल लगी पड़ी है, उससे कोई उम्मीदें नहीं है। बॉलिंग से उम्मीदें हैं, उम्मीद हमेशा बॉलिंग से ही हमें होती है कि वो कुछ करके दें और हमें ये मैचेस मैचेस मतलब टी20 वर्ल्ड कप जीतना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया वाली मैच हमें जिता। उसके बाद हम लास्टली बात करते हैं एशेस की, जो कि आज दूसरा दिन था और इसमें जो है वो बड़े मज़े हुए। सबसे पहले तो भाई कल पागल हुआ पड़ा था हैरी ब्रूक, बारिश हो गई बेचारे को, जो है वो डे ख़त्म हो गया। वरना वो जिस तरह से खेल रहा था, डिस्ट्रक्टिव इनिंग तेज़ खेल रहा था, जहाँ पे आ रहा था छक्के चौके मार रहा था। आज जैसे ही वो आया बेचारा स्टार्टिंग में ही आउट होके चला गया। और रूट ने जो बारी खेली है, बहुत बेहतरीन बैटिंग खेली है, प्रॉपर टेस्ट इनिंग खेली है। इधर से सारे प्लेयर आउट होते हुए जा रहे थे और रूट जो है वो एक पिलर होके खड़ा हुआ था और प्रॉपर टेस्ट इनिंग 200 कोई 241 बॉलों में जो है वो इसने 160 रन्स बनाए। और कवर ड्राइव्स भी इसमें हैं, स्वीप भी हैं, स्ट्रेट ड्राइव भी हैं, अपर कट भी आपको हर शॉट मिलेगी। रूट ने जो खेली है, बेहतरीन बैटिंग की है। उसके साथ वाले प्लेयर जो है वो आउट होते जा रहे थे, लेकिन वो अकेला खड़ा था। और बेन स्टोक्स को आज वही स्टार्क ले उड़ा। हर बार स्टार्क इसको लेके चलता है और आज भी ऐसे ही हुआ। आज हल्की सी एज लगी थी, इन्होंने रिव्यू ले लिया, बोरा दिन था बेन स्टोक्स का और वो आउट होके चला गया। अगर कोई और टीम होती तो ना लेती। ये ऑस्ट्रेलियन ही इतने चालाक हैं कि उनको पता लग गया कि एज तो है, उन्होंने अच्छे टाइम पे रिव्यू ले लिया। और स्टोक्स साहब 0 पे आउट हो गए 11 बॉल्स खेलने के बाद। उसके बाद जो है वो कोई भी इनका प्लेयर इतनी अच्छी बैटिंग कर नहीं पाया। हाँ जेमी स्मिथ चला था, लेकिन वो भी 2 बारियाँ खेलने के बाद, एक बार जेमी स्मिथ आउट हो गया था, फिर जो है वो नो बॉल हो गई, कैमरन ग्रीन की बॉल थी, वो आउट होके जा रहा था, नो बॉल हुई, फिर वापस आया तो उसने अच्छी बैटिंग की थी। और रूट ने तो कमाल इनिंग की है, जिसकी वजह से इनका जो है वो टारगेट 300, टारगेट तो नहीं, फर्स्ट इनिंग का स्कोर जो है वो 374 या इतना बना है। उसके बाद आ जाती है ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग, और ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग में एज यूजुअल वही हुआ। वेदरॉल जो है वो इनका बैटिंग में चलता नहीं है, तो आज भी उसको जो है वो आउट कर दिया। बेन स्टोक्स ने ही आउट किया एलबीडब्ल्यू करके। और हेड हमेशा से जो है वो जूते मारता है इनको, और वो आज भी मार के गया है। उसने जो है वो ओडीआई समझ ली थी कि ये शायद ओडीआई है, और बेसबॉल तो वही कर रहा है असल में। बदनाम इंग्लैंड वाले हैं, लेकिन जो खेल रहा है वो हेड ही खेल रहा है बेसबॉल।
तो उसने आज 87 बॉलों में जो है वो 91 रन्स बनाए हैं हेड ने। और उसके साथ जो हुआ है, लबुशेन खड़ा था और लबुशेन जो बैटिंग कर रहा था वो भी अच्छी कर रहा था। लबुशेन और बेन स्टोक्स का हो गया फड्डा मैच के दौरान, मैच के बिल्कुल एंड में लबुशेन ने कुछ कहा और बेन स्टोक्स ने भी उसको बहुत कहा, और आगे से जो हो जैसे जैसे हम दोस्तों को करते हैं उस तरह गले पकड़ के बेन स्टोक्स ने कुछ कहा और उसने कहा कि अब खेल के दिखाना बेटा। तो वही हुआ, बेन स्टोक्स अब जब छेड़ोगे, बेन स्टोक्स ने इसको आउट कर दिया। उसके बाद इनका माइकल नेसर उन्होंने नाइट वॉचमैन भेजा, उसकी जो है वो यहाँ पे बॉल लगा और उसके बैट बैट हाथ से निकल गए और बहुत ही पागल हुआ पड़ा था बेन स्टोक्स। अगर कोई और बैट्समैन भी आता तो उनको ले उड़ता, लेकिन जो है वो डे ख़त्म हो गया। और फिर हेड साहब जो है वो माइकल नसीर की बैट लेके दो दो हाथों में बैट लेके जा रहे थे, ट्रेविस हेड। तो यही ये बेन स्टोक्स के सामने ना एक आप सिंपल जो है वो कॉन्सेप्ट लेके चले, बेन स्टोक्स को आप इजीली हरा सकते हैं, इजीली डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आपने फाइट की, उसके सामने आपने होटिंग की, तब फिर आप कुछ भी कर लें, बेन स्टोक्स को आप काबू नहीं कर सकते। ये जो है वो सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये हमेशा होता हुआ आ रहा है। बेन स्टोक्स ऐसा प्लेयर है, दिमाग फिर गया तो वो भाई फिर काबू से बाहर हो जाता है। यही सेम इसने किया था, एशेज़ हुई थी जो कि 2 साल पहले आज से, बेरिस्टो को इन्होंने आउट किया था ऑस्ट्रेलियन चीटिंग से, कि बेरिस्टो जो है बैटिंग कर रहा था, वो आगे निकल रहा था बैटिंग के बाद, तो वो शॉट खेलने के बाद फिर आगे निकला जैसे ही, तो इनकी पूरी प्लानिंग थी। ग्रीन ने बाउंसर करवाई और फिर कैरी उस वक्त कीपर था यही, तो इसने सीधा जाके उसको मार दिया। अब वो बाहर ऐसे ही निकल रहा था, इसने मार के जो है आउट कर दिया, एम्पायर ने आउट दे दिया। बेन स्टोक्स देख रहा था, उसने वहीं से जो शुरू हुआ है, ऐसा ऐसा इनको मारा है, ऐसा स्कोर किया है कि लाइफ की बेहतरीन बैटिंग करके 150 रन्स बनाया है उसने। वो मैच वहाँ से जिता रहा था, टारगेट बहुत बड़ा था और फिर आउट भी हो गया वो, मतलब 150 तो कर गया ना, 150 बहुत बड़ा होता है। और स्टार्क जो कि इसको हर वक्त ले उड़ता है, उस दिन स्टार्क भी इसको कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसका दिमाग फिर गया था। इसके साथ यही होता है, इसको कुछ करोगे भाई ये बॉलिंग में आ जाएगा, ये बैटिंग में आ जाएगा, फील्डिंग में पागल हो जाएगा, फिर ये पागल ही हो जाता है। इससे इज्जत से जीत जाओ, ये कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अब ये पागल हुआ पड़ा हुआ है। इसी तरह इसने इंडिया के साथ भी किया था कि जब गिल ने जो है वो क्रॉली के साथ बदतमीजी की थी, तो बेन स्टोक्स पागल हुआ था, 10-10 ओवर 15-15 ओवर का स्पेल कर रहा था और विकेटें भी उड़ा के लेके जा रहा था, जिसकी वजह से वो मैचेस जीते। बाकी तो इंग्लैंड में दम नहीं था, लेकिन बेन स्टोक्स ने सिंगल हैंडेडली इंडिया के खिलाफ जो है वो मैचेस जितवाई थी। आज भी अभी भी जो बॉलिंग होगी ना, कल जो बेन स्टोक्स करेगा, क्योंकि बैटिंग तो कर चुका है, सेकेंड इनिंग में बैटिंग में शायद पागल हो जाए, लेकिन बॉलिंग में जो करेगा कल जाके, वो ऑस्ट्रेलियन हैरान हो जाएंगे। हेड टुल्ला खड़ा है तो ये ही कुछ करेगा, क्योंकि ये भी उसी तरह दिमाग फिरा हुआ होता है। तो देखते हैं क्या होता है। ये थी आज की वीडियो, आपके क्या ओपिनियन है, ये कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा मेरा, एशिस वाला या पाकिस्तान टीम वाला या डिजर्ट वाइपर वाला। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।